महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ दिल का रिश्ता की कहानी। दिल का रिश्ता भाग 14, बुआ जी के ताने। सुबह का वक्त था जब इशिका राठौड़ निवास में जंग का बिगुल बजाकर जा चुकी थी। शिवांश सुबह सुबह उसकी वजह से जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए तैयार हुआ और जैसे ही कमरे से बाहर निकला, स्नेहा और उसकी नज़रें आपस में टकरा गई, क्योंकि स्नेहा भी उसी वक्त सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। शिवांश तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे अपने सामने पाकर स्नेहा मन ही मन सोचने लगी, कल अगर मैं कॉल कट ना करती तो ये सब नहीं होता। मेरी वजह से सब परेशान हो गए। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। तुमने तो मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो सब किया। समझना तो इशिका को चाहिए था। अगर वह सुबह कॉल कर लेती तो ये सब होता ही नहीं, मगर आजकल उसे भी तमाशे करने का शौक चढ़ा है। शिवांश ने कहा तो स्नेहा हैरानी से उसे देखने लगी। ऐसे मत देखो, तुम्हें पता है मैं आंखों में देखकर मन का हाल जान जाता हूँ। तो अब खुद को कोसना बंद करो। फिलहाल मैं चलता हूँ, जब तक वापस आऊँ तब तक नॉर्मल हो जाना, शिवांश ने कहा और तेजी से सीढ़ियाँ उतर कर चला गया। विश्वराज जी, अमरदीप जी, दादू और आकाश तैयार ही थे, तो शिवांश के आते ही वे सब निकल गए। उनके जाते ही अनिका शुरू हो गई। भाई, उस इशिका का कुछ करेंगे या मुझे ही करना होगा? उसकी हिम्मत कैसे हुई वो 5 साल पुरानी बात को वापस से दोहराने की? वैदेही ने अनिका को चुप कराते हुए कहा, अनु, तू चुप करेगी? जब से वो गई है तुम्हारा बड़बड़ाना चालू है। अब तो चिल्लाने लगी। अनिका ने गुस्से में तिल मिलाते हुए कहा, तो क्या करूं? आज कितना बड़ा दिन है, पर वो लड़की सब बर्बाद करके चली गई। बड़े पापा को देखा था, वो कितना परेशान और गुस्सा थे। ऐसे तो शिवांश भाई मेरे आइडियल है, मगर इशिका के मामले में मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है। स्नेहा सीढ़ियों पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी तो ये समझ नहीं आ रहा था कि 5 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके पीछे इशिका के पापा जिम्मेदार थे। फिर भी शिवांश उससे दोस्ती रखे हुए था। वह सोचते हुए अपने कमरे में चली आई। ये परिवार जितना अच्छा था उतना ही एक वक्त पर उन्हें दुख झेलना पड़ा था। इतना तो स्नेहा समझ चुकी थी। दोपहर तक घर में सन्नाटा छाया रहा। वैदेही ने अनिका को मुश्किल से चुप करवाया और उसे उसके कमरे में भेज दिया। देवयानी जी तो अब भी डरी हुई थी। तिलक के लिए जाना था, इसलिए तब तो विश्वराज जी चुप रह गए थे, मगर वहाँ से आने के बाद शिवांश के साथ क्या होगा ये तो देवयानी जी भी सोच नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी आंखों का गुस्सा देवयानी जी ने देखा था जो शिवांश पर निकलने वाला था। राठौड़ निवास के सभी लोग अभी इशिका के तमाशे से उभरे नहीं थे कि घर में रिश्तेदार आना शुरू हो गए। आखिर कल से शादी की रस्में जो शुरू हो रही थी, तो शिवांश ने बुलाई वेडिंग ऑर्गेनाइजर की टीम भी घर को डेकोरेट करने आ गई थी। अनिका उन लोगों को वहाँ कैसे सजावट करनी है ये सब समझाने लगी। वैदेही ने ही उसे ये सब करने के लिए बोला था ताकि वह बिजी रहे तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो। कुछ देर बाद विश्वराज जी, दादू, शिवांश और अमरदीप जी भी तिलक की रस्म कर घर वापस आ गए। अरे, अक्कू कहाँ रह गया? वैदेही ने सभी के साथ आकाश को ना पाकर पूछा। वो बुआ जी को लेने स्टेशन गया है, शिवांश ने कहा। अनिका ने एकदम से चिढ़कर कहा, इसका मतलब वो भी शादी में आ रही है? यह क्या बात हुई? सुबह से सब लोग धीरे धीरे कर झटके दे रहे हैं। एक काम करिए, एक साथ सारे झटके देकर अनिका का किस्सा ही खत्म कर दो। अमरदीप जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, अनु, बुआ जी के सामने ऐसी बातें मत करना। आखिर वो हमारी एकलौती बुआ जी है, उनके सामने ठीक से पेश आना। दादू ने भी मुंह बनाकर कहा, अनु सही ही कह रही है। वो चलती फिरती तानों की दुकानें मुझे भी नहीं छोड़ती। मैंने गलती कर दी उसे कॉलेज के टाइम बहन बनाकर। अनिका और वैदेही ने सुना तो दोनों की हंसी छूट गई। जय नंदिनी बुआ की बात बात पर सभी को ताने देने की बहुत खतरनाक आदत थी। अपने भाई तक को नहीं छोड़ती थी, इसीलिए सब उनसे परेशान रहते थे। पता नहीं कहाँ कहाँ से ताने ढूंढ कर लाती थी। अनिका तो सोच भी नहीं सकती थी। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम के वक्त एक सवाल का जवाब याद रखना मुश्किल होता था, वहाँ बुआ जी ना जाने कितने ताने याद रख लेती थी, वो भी इंसान और सिचुएशन के हिसाब से। सोच कर ही अनिका का दिमाग चकरा जाता था। वह तुरंत मुंह बनाकर अपना काम करने चली गई, क्योंकि
क्योंकि बुआ जी बनारस तो आ चुकी थी, अब उनका राठौड़ निवास में आना तय था। भाई, अभी अनिका बुआ जी के सामने जाने के लिए खुद को तैयार कर पाती, इससे पहले ही राठौड़ निवास में उनकी आवाज़ गूंजी। अनिका ने जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी, तुरंत सभी से नजरें बचाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, मगर वह ऊपर जा पाती इससे पहले ही बुआ जी ने कहा, रुक, हमसे बचकर कहाँ जा रही है? अनिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और हथेली कपार पर दे मारी। फिर जैसे ही पलटकर आंखें खोली, सामने बुआ जी खड़ी थी। उन्हें देख अनिका होठों पर झूठी मुस्कान के साथ उनके सामने आई और कहा, अरे बुआ जी आप, मैंने आपको देखा नहीं, वरना ऐसे थोड़ी ना जाती आपसे मिले बिना। इरादा तो तुम्हारा वही था, मगर हमने देख लिया। और जे जीन्स को चूहे उतर गए क्या? पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनती है ये लड़की। बुआ जी ने अनिका की लोफर जीन्स को देखकर कहा, जो कि घुटनों से फटी हुई थी। अनिका ने सुना तो उसे हंसी आ गई, मगर बुआ जी के सामने हंस नहीं सकती थी, तो हंसी दबा ली। बुआ जी आते ही अनिका को और सुनाती, उससे पहले दादू उन्हें लेकर अंदर चले आए। शिवांश, वैदेही और अनिका ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए। फिर सब बातों में व्यस्त हो गए, मगर शिवांश की नज़रें कुछ ढूंढने में लगी थी। वो थी हमारी स्नेहा। शिवांश की नज़रें जैसे ही सीढ़ियों पर पड़ी, स्नेहा वहाँ से नीचे आ रही थी। उसने आकर देखा कि शिवांश और बाकी सब तिलक कर लौट आए हैं। तभी उसकी नज़र बुआ जी पर पड़ी। वो स्नेहा के लिए इस घर में नया चेहरा था। स्नेहा को देख शिवांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। स्नेहा ने दरवाजे पर देखा तो आकाश छोटा सा मुंह लिए खड़ा था। स्नेहा तुरंत उसके पास चली आई। स्नेहा ने आकाश के कंधे पर चपट लगाकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो? हैं? हाँ, मुझे दिमाग की बीमारी हो गई है। स्नेहा की आवाज़ सुनकर आकाश जैसे नींद से जागा। हैं? कब? स्नेहा ने हैरानी से पूछा। बस कुछ देर पहले ही पता चला, आकाश ने कहा। स्नेहा ने एकदम से चिढ़कर कहा, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम तो तिलक में गए थे, तो ये बीमारी का कैसे पता चला? सही कहा, मैं पागल ही हो जाऊंगा, आकाश ने कहा। मतलब? कभी कहते हो दिमाग की बीमारी है, कभी कहते हो पागल हो। आखिर कुछ ढंग से बताओगे, वरना मैं तो जा रही, स्नेहा ने कहा। और जैसे ही जाने लगी, आकाश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अरे बुआ जी ने ताने मार मार कर दिमाग खराब कर दिया। उनके ताने तौबा तौबा, किसी को भी पागल कर दे, जैसे अभी मैं हो रहा हूँ, जैसे शादी के बाद तक पूरा परिवार हो जाएगा। मतलब वो बुआ जी है? स्नेहा ने बुआ जी की ओर पलटकर उन्हें देखते हुए कहा। नहीं, तानों की चलती फिरती दुकान है, आकाश ने एकदम से कहा। ऐसा कुछ नहीं होता, चल अब, स्नेहा ने हंसकर आकाश के सिर पर चपट लगाकर कहा और उसे लेकर सभी के बीच चली आई। बुआ जी ने स्नेहा को देखते ही पूछा, अरे ये लड़की कौन है? यही तो है स्नेहा, जिसने बड़ी माँ की जान बचाई थी, अनिका ने तपाक से कहा। बुआ जी ने अनिका को घूरते हुए कहा, तुमसे पूछा क्या? तुमसे तो बस पटर पटर जबान चलवा लो, काम काज तो तुम्हें आता नहीं, और आपसे बस ताने दिलवा लो, अनिका ने मुंह बनाकर मन ही मन कहा। हालांकि अनिका ने मुंह से कुछ नहीं कहा था, मगर बुआ जी फिर भी वह क्या सोच रही है ये जान गई हो, वैसे उसे और ज़्यादा घूरकर देखने लगी तो अनिका गर्दन झुकाए बैठ गई। फिर बुआ जी ने स्नेहा की ओर देखकर कहा, तो तुम स्नेहा हो? वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। स्नेहा झिझकते हुए बुआ जी के सामने चली आई। उसने बुआ जी के पैर छुए तो बुआ जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। फिर प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, बहुत प्यारी हो, तुम्हारा तो जितना शुक्रिया अदा करे कम ही है। हमारे भाई की दोनों बहुओं से ही ये कर जुड़ा हुआ है। तुमने उनकी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करे, किसी की जान बचाना उपकार नहीं माना जाता। ये तो हर किसी का फर्ज है। अपने सामने किसी भी इंसान या जानवर को मुश्किल में देख उनकी मदद ना करे तो हम में इंसानियत ही नहीं रहेगी, स्नेहा ने कहा तो बुआ जी मुस्कुरा दी। तुम तो बहुत अच्छी बातें करती हो, बुआ जी ने प्यार से कहा। जी, मैं सिर्फ सच कहती हूँ, स्नेहा ने धीरे से कहा। बुआ जी को स्नेहा के साथ इतने अच्छे से बात करते देख आकाश और अनिका उन्हें आंखें फाड़े देख रहे थे। उन्होंने स्नेहा पर एक भी ताना नहीं कसा था। ये देख दोनों हैरान
स्नेहा ने दोनों को ऐसे देखते पाया तो उसे हंसी आ गई, जिसे उसने मुश्किल से कंट्रोल किया। अगर वो हंस देती तो बुआ जी ने उसे तो कुछ नहीं कहा था, मगर आकाश और अनिका को जरूर सुनना पड़ जाता। दोपहर का खाना सभी ने साथ में खाया। बुआ जी बरेली गई थी तो वहाँ से स्नेहा के लिए झुमके लाई थी। वो उन्होंने स्नेहा को दिए, जो स्नेहा को काफ़ी पसंद आए। स्नेहा उसे रखने ऊपर चली आई। वह अपने कमरे में झुमके रखकर नीचे जा ही रही थी कि शिवांश ने पीछे से आवाज़ लगाई, ओए! स्नेहा तुरंत पीछे पलटी। उसने देखा कि शिवांश हॉल के सोफे पर बैठा हुआ था। वह उठकर धीरे धीरे चलते हुए स्नेहा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, अब तुम्हारा मूड कैसा है? ठीक है, स्नेहा ने अनमने ढंग से कहा। लगता तो नहीं, वैसे जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हें इशिका से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका मैं पूरा ध्यान रखूँगा। बाकी तुम यहाँ से चली जाओ, फिर तो मैं आज़ाद हूँ। शिवांश ने कहा तो अभी तक नज़रें झुकाए खड़ी स्नेहा एकदम से नज़रें उठाकर उसे घूरने लगी। उसने उसे घूरते हुए ही कहा, बार बार एक ही बात याद दिलाना ज़रूरी है क्या? मुझे पता है, मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहती। पहले तो मूड ठीक है कि नहीं ये पूछते हैं, फिर अगर ठीक हुआ तो खुद बिगाड़ देते हैं। और एक बात, मैंने आपको कैद करके नहीं रखा, आप जैसे मर्जी रह सकते हैं। रह क्या सकते हैं? रह ही तो रहे हैं। फिर मुझे आपके प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी दोस्त ने अगर कुछ कहा भी तो मैं सुन लूँगी, ना आपसे ना कल मैं किसी से शिकायत करूँगी। स्नेहा ने एक सांस में सब कुछ कह दिया, फिर तुरंत पलटकर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चली गई। ये लड़की सच में जैसे दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। शिवांश जाती हुई स्नेहा को देखते हुए बड़बड़ाने लगा, फिर वो भी अपने कमरे में चला आया। शाम तक पूरा घर लाइटों और फूलों से सज गया था। अंधेरा होते ही सारी लाइटें ऑन कर दी गई। स्नेहा ने देखा तो उसकी आंखों में चमक भर आई। लाइटों से सजा राठौड़ निवास बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। गार्डन भी लाइटों से जगमगा उठा था। वो देखकर स्नेहा मुस्कुराने लगी। स्नेहा को मुस्कुराते देख विश्वराज जी ने पीछे से आकर कहा, शुक्र है आप मुस्कुराई तो सही। अंकल आप? स्नेहा ने पलट कर कहा, जी, वो सुबह जो हुआ उसके लिए सॉरी कहना चाहता था। हमारे घर के प्रॉब्लम्स की वजह से खामखा आपको सुनना पड़ गया, विश्वराज जी ने कहा। स्नेहा उन्हें माफ़ी मांगते देख तुरंत कहने लगी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? ये सब तो चलता रहता है, वैसे भी मुझे बुरा नहीं लगा है। सही कहा, माफ़ी तो इशिका को मांगनी चाहिए, आज जो हुआ उसके लिए और उस पार्टी में जो हुआ उसके लिए भी, विश्वराज जी ने कहा तो स्नेहा की आंखें हैरानी से फैल गई। आपको पार्टी के बारे में कैसे पता? स्नेहा ने तुरंत पूछा। विश्वराज जी ने स्नेहा को बताया कि पार्टी में जो हुआ वो कैसे शिवांश ने देवयानी जी को और देवयानी जी ने बाकी सबको बताया था। स्नेहा तो सुनते ही शिवांश को मन ही मन कोसने लगी। उसे क्या ज़रूरत थी सभी को वो सब बताने की? अभी वह शिवांश को कोस ही रही थी कि शिवांश खुद वहाँ चला आया। विश्वराज जी ने उसे देखा तो तुरंत कहा, शिवांश यहाँ आओ। विश्वराज जी की कड़क आवाज़ सुनकर शिवांश ने तुरंत आकर कहा, जी पापा, तुमने कहा था कि इशिका तुम्हारे बुलाए बिना भी शादी में आएगी, तो अब एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर उसे शादी में शामिल होना है तो उसे पहले स्नेहा से माफ़ी मांगनी होगी, तभी वह शादी में शामिल हो पाएगी, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। विश्वराज जी ने धमकी भरे स्वर में कहा, जी, आप मुझे भी यीशु के साथ इस घर से बाहर भिजवा देंगे। शिवांश ने सिर झुकाकर कहा तो स्नेहा मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पाई। गुड, अब मेरी बात का अच्छे से पालन होना चाहिए, पहले माफ़ी फिर शादी। विश्वराज जी ने शिवांश के कंधे पर हाथ रखकर कहा और चले गए। शिवांश विश्वराज जी के जाते ही बड़बड़ाने लगा, हाँ हाँ, आप सब मिलकर बच्चे की जान ले ही लो, कम से कम ये सब खत्म तो हो। यहाँ पापा और वहाँ इशिका, दोनों के दोनों मिलकर मेरी बजाते रहते हैं। मैं तो लड़का ना होकर तबला हो गया हूँ। शिवांश को तो पता भी नहीं था कि स्नेहा अभी भी वहीं है। स्नेहा ने वो सब सुना तो तुरंत खिलखिलाकर हंसने लगी।
शिवांश एक पल के लिए उसकी हंसी में खोकर रह गया। फिर एकदम से उसने स्नेहा को घूरते हुए कहा, अब तुम क्यों हंस रही हो? मुझे फंसाकर दांत फाड़ते हुए शर्म नहीं आती? क्या जरूरत थी पापा को सुबह की बात याद दिलाने की? स्नेहा ने एकदम से भड़क कर कहा, ओ हेलो, मैंने कुछ नहीं किया। वो भूले ही कब थे जो मैं याद दिलाती? मैंने तो ये भी नहीं कहा कि आपकी दोस्त मुझसे माफ़ी मांगे। वो तो अंकल ने खुद कहा। मैं तो मना करने वाली थी, उतने में आप आ गए, मगर मैं तो फंस गया ना। इसी का माफ़ी मांगने को तैयार नहीं होगी। माफ़ी के बिना पापा उसे शादी में शामिल नहीं होने देंगे। फिर पापा मुझे सच में इस घर से बाहर फेंक देंगे। बोलो अब क्या करूं? इस बार तो बुरी तरह से फंसा हूँ। शिवांश अपना सिर पकड़कर बड़बड़ाने लगा। ऐसे दोस्त रखेंगे तो फंसेंगे ही ना। स्नेहा ने उसे परेशान देख मन ही मन सोचा, तो फिर तुम ही बता दो कि कैसे दोस्त रखूं? शिवांश ने एकदम से पूछा तो स्नेहा ने उसकी तरफ चौंक कर देखा। दरअसल स्नेहा जब सोच रही थी तब शिवांश उसके आंखों में देख रहा था। उसी में शिवांश उसके मन की बात जान गया था। स्नेहा को लगा आगे कुछ भी कहा तो वह खुद भी फंस जाएंगी, तो वह चुपचाप वहाँ से खिसक ली। तो ये था दिल का रिश्ता कहानी का भाग 14। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग